पासवान जी, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था। मायावती को लेकर बड़ी चर्चा है जब से उनका ये ट्वीट सामने आया सोशल मीडिया पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब उन्होंने उस वाली बात पर दोबारा से मोहर लगा दी जो उन पर एक सियासी उससे आरोप लगता है कि साहब ये बीजेपी की बी टीम है। एक तो ये, और एक हमारे दर्शक भी हैं जो कम से कम इन सब चीज़ों को देखते रहते हैं। तो किसी ने लिख दिया कि साहब उन्होंने इसलिए बीजेपी पर एक एहसान बतौर समर्थन कर दिया क्योंकि उनका एमपी तो कोई है नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें तो मायावती का नुकसान होगा। पब्लिक तो अगर ये नैरेटिव बन गया। बहन जी के बारे में तो क्या कहा जाए, वो उनकी टिप्पणी और उनके सामाजिक आंदोलन और जिस आंदोलन की उपज बहन जी हैं वो उस आंदोलन से कितना अब तक जुड़ी हुई है, ये अलग चर्चा का विषय है। जी। लेकिन मैं विजय जी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। बीच में थोड़ा सा बदलाव हुआ था, लेकिन देखिए, बदलाव के होते हैं, बदलाव की पसंदगी नापसंदगी होती है, लेकिन वर्तमान में कुछ व्यवहारिक सच्चाइयां भी हैं। सैद्धांतिक रूप से व्यवहारिक स्थिति यह है कि चुनावों से भारतीय लोकतंत्र मजबूत हुआ है, और ये कह सकते हैं कि बीजेपी या कोई और इसमें जो दल है उसका बहुत कई राज्यों में सरकारें हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ये सारी चीजें हैं कि जो सरकारें करती हैं, कोई भी घोषणा करती हैं, वो अगर बहुत नैतिक मानदंडों से संचालित नहीं हो रही है तो उनका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उनकी पार्टी को कितना फायदा हो रहा है और विपक्ष को कितना नुकसान हो रहा है। ये सभी सरकारें ऐसा करती हैं। मैं वर्तमान सरकार की नहीं कह रहा हूं मैं। ये लोकतंत्र का कौन सा एक उदात्त पक्ष है, जाते हैं, चुने हुए सांसद खरीद लिए जाते हैं, बहुमत वाली सरकारें गिरा दी जाती हैं और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा वर्षों तक फैसले नहीं लिए जाते हैं। ये कौन से लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं? अगर लोकतंत्र मजबूत हो रहा है तो भारतीय राजनीति का जो स्याह पक्ष है उस स्याह पक्ष पे भी चर्चा किया जाना चाहिए। और वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो बातें अभी हैं इस दौर, इसमें अभी बहुत समय है। और जैसा अशोक जी बता रहे थे, आने वाले चुनाव में यदि लगता है कि आम जनता में ये मैसेज जाने लगा कि सरकार ये चुनाव के खिलाफ है और हो सकता है कि बाद में वोटिंग राइट भी खत्म कर दे, इस तरह के मैसेज अफवाहें फैलने शुरू हो गई है आम जनता में, तो अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में जहां पे सत्ताधारी सरकारें हैं अगर वो हारती हैं तो इसको भी ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है। तो जो आज इसकी पैरोकारी कर रहे हैं हो सकता है कि उसके लिए नए तर्क दें। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, चुनावों से आम जनता ताकतवर होती है। अपने को सर्वशक्तिमान मानने वाले राजनेता जो दिखते हैं चुनाव के समय में, समस्या आम जनता की नहीं होती, जनता तक पहुंचती है। तो ये आम जनता की बेहतरी के लिए, और सरकार कुछ जो सरकारी महंगाई होती है, जैसा भी अशोक जी कह रहे थे कि पेट्रोल के दाम और बाकी अन्य चीजों पे अंकुश लगता है, ये सरकारी महंगाई पे भी अंकुश लगता है और आम जनता के लिए फायदेमंद होती है। और नेताओं की जो ब्लैक मनी आती है जनता के बीच में, उससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं होती। वो ब्लैक मनी नेता अपने निकालते हैं, पब्लिक को देते हैं, उसमें खर्च करते हैं और उसके बाद वो चीजें बेहतर होती है आम जनता के लिए। एक और मैं चीज कहना चाहूंगा, ये गलत बात है कि मतलब तर्क दिए जाते हैं कि पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं तो गाजियाबाद में तो घोषणाएं हो ही रही है, या बाकी जगह पे तो काम हो ही रहे हैं। सिर्फ केंद्रीय चुनाव होंगे उसमें केंद्र सरकार नई घोषणाएं नहीं कर सकती। पुरानी घोषणाओं को लागू करने से कोई भी चुनाव नहीं रुकता है। तो ये इस तरह के जो तर्क हैं बहुत बेतुके से लगते हैं कि पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता है। एक समस्या आती है कि चुनाव जो करवाते हैं सरकारी कर्मचारी करवाते हैं जी, और सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। लगातार हर क्षेत्र में आउटसोर्स की कंपनी, प्राइवेट सेक्टर के लोग और ये सारी चीजें बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें समस्या आएगी, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में सीआरपीएफ की जगह कोई सिक्योरिटी एजेंसी ग्रुप 4 या कोई और उसका दिएगा, आप संभालिए। यह भी गलत है और मुझे लग रहा है बड़े चुनाव में फिर बड़े स्तर पर सारी चीजें चाहिएंगी और उसके लिए कम से कम ज्यादा कर्मचारी और सारी चीजें होंगी। विजय जी, आप एक तो कुछ कहना चाह रहे थे वो, और दूसरा मेरा सवाल ये था कि जो बात लगातार अशोक जी या राजेश जी कहते रहे हैं, हम भी ये मान रहे हैं कि कम से कम
ये बीच बीच में चुनाव वाला मामला होता है तो राजनीतिक दलों को भी रहता है कि भाई चाहे वो लुभावना ही सही या किसी तरह से सही, जनता को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जनता का भी थोड़ा नुकसान हो सकता है कि भाई वो अच्छी घोषणाएं, कुछ ऐसी घोषणाएं जो बंद हो जाएंगी कम से कम पूरे पूरे 5-5 साल के लिए। देखिए, अगर चुनाव इतने अच्छे हैं तो 2-2 साल पे कराने की भी मांग की जा सकती है। क्यों ना 2-2 साल पे चुनाव कराए जाए, जी। जनता को ज्यादा फायदा होगा और ढेर सारी घोषणाएं कर देंगे। देखिए, घोषणा करने वाला राज्य हाँ। हिमाचल प्रदेश की स्थिति हम लोग देख रहे हैं। तो वेतन देने का पैसा नहीं है उनके पास, तो आपके पास इनकम नहीं होगी तो आप देंगे कहां से? किसी राजनेता के द्वारा मैंने आज तक नहीं सुना है कि हम प्रदेश की इनकम इस तरीके से बढ़ा देंगे। वो घोषणा पत्र में अपने ये नहीं लिखते, जनता के लिए तो लिखते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो ये नहीं बताते कि हम सरकार को कैसे चलाएंगे, कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा, ये अभी बजट है और ये आगे हम इतना बजट क्रिएट करेंगे ताकि हम जनता को दे पाए। जनता भी अब चीजों को समझ रही है कि आप जो घोषणाएं करते हैं कोई पॉकेट से नहीं देता, कोई पार्टी के फंड से भी कोई नहीं देता, वो देता है जनता से लिए हुए टैक्स से। वो सब टैक्स है। कहीं टैक्स बढ़ाएगा, किसी को देगा। और अगर चुनाव से लगता है कि भाई पेट्रोल के दाम कम हो जाते हैं, ठीक है भाई 2 साल पे कराइए। और जहां तक बात डिसेंट्रलाइजेशन की है, भारत में डिसेंट्रलाइजेशन है, ग्राम पंचायत गांव की संसद है। और हालात क्या है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार गांव के प्रधान का है। वहां सबसे महंगा चुनाव प्रोपोर्शनेट देखें तो सबसे महंगा चुनाव ग्राम पंचायत का है। फिर वहां जिला पंचायत है, जिला पंचायत की हालत देख लीजिए, 30% से नीचे कहीं कमीशन है ही नहीं, और उसमें तो पैसे दे दे के टिकट वोट खरीदे जाते हैं। तो और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कंपैरेटिवली अभी कम खर्चीले हैं ग्राम पंचायतों के चुनाव के मुकाबले। तो तरह तरह की चीजें कही जा सकती हैं, बहुत से ऐसे लॉजिक दिए जा सकते हैं जो लगे कि सही है, लेकिन वो एक्चुअली उस तरह से सही होते नहीं है। क्या सरकारें सिर्फ इसलिए हैं कि वो पब्लिक वेलफेयर करती रहें और उनके पास इनकम का कोई स्रोत ना हो? देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ खड़े लोग, देश की इंडस्ट्री को बंद कराने वाले लोग आज कहते हैं कि इंडस्ट्री नहीं लगी। जिनके पुरखों ने, उन्हीं के विचारधारा के पुरखों ने इंडस्ट्रियां बंद करा दी। कानपुर डिजास्टर है, पहले वो प्रोडक्शन सेंटर था, आज वो सर्विस सेंटर हो गया है उत्तर प्रदेश का। और कहीं उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगी नहीं पिछले 50 साल में, बंद होने के अलावा जो तमाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मिलें सब बंद हो गई। थोड़ा बहुत इंडस्ट्री 81 में जो शुरू किया था नरेंद्र तिवारी की सरकार ने नोएडा को, वहां पे थोड़ी बहुत इंडस्ट्री आई थी, और वहां भी कोई मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल की नहीं होती जैसी तमिलनाडु, महाराष्ट्र के गुजरात में होती है। तो जो हमारे राजनेता हैं, दरअसल उनके विजन की प्रॉब्लम है। वो समझ ही नहीं पाते कि चीजें 5 साल बाद कैसे, 10 साल बाद कैसे आगे बढ़ेंगी। उनके पास ये भी नहीं होता है कि, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यूपी में अखिलेश यादव जी के जमाने में कई बड़े पावर स्टेशन बने, और उन पावर स्टेशन में यूपीए गवर्नमेंट का भी योगदान था। अकेले अखिलेश जी का भी पूरे तरीके से नहीं कहेंगे, यूपीए गवर्नमेंट का भी योगदान था। पावर स्टेशन बने, 14,000 मेगावाट 2017 में बिजली सप्लाई होती थी, आज 30,000 मेगावाट सप्लाई हो रही है, यानी दूने से ज्यादा। पीक आवर में मई जून में 30,000 मेगावाट ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली दिया। तो आपको एक फ्यूचर प्लान रखना पड़ेगा। हमारे इंजीनियर सड़क बनाते हैं, 5 साल बाद पता लगता है कि वो तो बड़ी सकरी हो गई। नेताओं के पास जो फ्यूचर का विजन है, पहले तो वो डेवलप करें। छोटी छोटी लड़ाइयों में जनता को उलझा के अपनी सत्ता बना लेना ही चुनाव का मुख्य मकसद होता है। और एक आदमी कोई सत्ता में आ गया तो सब जवाब पहले बहुत दिखाता है, बाद में कट शार्ट कर देता है। चाहे आप भाजपा की सरकार ले लें, चाहे सपा की सरकार ले लें, 1 साल ही बेरोजगारी भत्ता अखिलेश सरकार बांट पाई थी जी, दूसरे साल नहीं बांट पाई। लैपटॉप 1 साल के ही लोगों को दे पाए, सबको नहीं दे पाए। तो आर्थिक हालात भी देखने पड़ते हैं। ऐसे ही तमाम घोषणाएं भाजपा सरकार ने करी। उन्होंने कहा हम बच्चों को लैपटॉप देंगे, कभी दिया ही नहीं। उन्होंने कहा 1 GB डेटा देंगे, कभी दिया ही नहीं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जहां जिनको लेके अब सोशल मीडिया के दौर में जनता अलर्ट होती है, सोचती है और देखती है। कोरी घोषणाओं से जनता का नुकसान है। हाँ, ऐसा नहीं है कि घोषणाओं से जनता का फायदा है, लालीपाप घोषणाओं से जनता का ज्यादा नुकसान है। अब जनता इस बात को धीरे धीरे समझने लगी है, क्योंकि हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर घोषणाओं के आधार पे, मैं सिर्फ यूपी की बात करूंगा, अगर वोट पड़ता तो इंडिया अलायंस को सभी की सभी सीट जीतनी चाहिए थी। 1 लाख रुपए खटाखट मिल रहा था, महिलाओं को भी, बेरोजगार युवाओं को भी। तो जनता ने कहीं ना कहीं नकारा ना कि हमें 1 लाख नहीं चाहिए। 44 सीटों पे
जीते ही है। जीतने के बहुत से कारण थे, मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ खटाखट ही था 1 लाख रुपए वाला, लेकिन पूरे पूरे लोग जो है उस 1 लाख के पीछे नहीं बिल्कुल भागे। आम जनता की सुविधा, आम मुद्दे और जो शिक्षा स्वास्थ्य वाले जो मुद्दे हैं, कम से कम उन पे सियासी दलों को थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। अशोक यादव जी, विपक्ष की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार एक चीज उठती रही थी, ईवीएम का बड़ा विरोध रहता था। मैं वन नेशन वन इलेक्शन वाले इस परिदृश्य में एक चीज बस पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि चुनाव का जो दायरा होगा फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा एक साथ। तो अब ये ईवीएम वाला जो विरोध वाला मामला था, ये तो कहीं ना कहीं खुरदरा हो जाएगा आपके विपक्ष के लिए। ये ईवीएम का विरोध देखिए साजिद भाई, अब जब भाजपा सरकार में नहीं थी तो इन्हीं के लोगों ने भी तो ईवीएम का विरोध किया था। जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने इस पे पूरी पूरी किताब लिख दी थी। आडवाणी जी इसके विरोध में थे, तमाम भाजपा के नेता इसके विरोध में थे। तो जो व्यवस्था जहां पे ट्रांसपेरेंसी का अभाव है या जहां के जिसके ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, उस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और हम लोग सुधार की मांग कर रहे हैं कि अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं है, न तो भाजपा को है न तो विपक्ष को है, उसको हटा दिया जाए। बैलेट से पेपर, जो बैलेट से चुनाव हो, जैसे हर जगहों पे, हर विश्व के हर देशों में ऐसे ही होता है। जहां जहां ईवीएम थी सब बंद हो गई और वहां पे बैलेट से चुनाव हो रहा है। रह गई बात, अभी हमारे मित्र जो बोल रहे थे विजय जी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से करप्शन बढ़ गया, तो देखिए किसी भी व्यवस्था में जो व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है, अगर उसमें कहीं कोई कमी है तो हमें उस कमी को सुधार करने की जरूरत है, न कि उस व्यवस्था को बंद करने की जरूरत है। अभी जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस पूरे देश में संभालती है, लेकिन उसी पुलिस को लेकर के आए दिन तमाम शिकायतें मिलती हैं। रिश्वत की शिकायतें, कि फर्जी इनकाउंटर की शिकायतें और न जाने क्या क्या शिकायतें, चांदी लूट की शिकायतें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पुलिस व्यवस्था को बंद कर दिया जाए, इसका ये मतलब नहीं। व्यवस्था को सुधार करने की जरूरत है। और अगर